Hello students. So we were studying about drugs acting on blood and blood forming organs और उसके अंदर हम एंटीकोएगुलेंट्स की बात कर रहे थे और एंटीकोएगुलेंट्स में हमने इन विट्रो जो एंटीकोएगुलेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब उसके अंदर हमारे पास जब हम इन विट्रो एंटीकोएगुलेंट्स डिस्कस कर रहे थे तो हमारे पास फर्स्ट क्लास थी कैल्शियम के साथ जो ड्रग्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना देती है, कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स, और सेकेंड थी हमारे पास हेपारिन, राइट। सेकेंड जो हमारे पास ड्रग था। अब हेपारिन जो है वो हमने पढ़ा था कि एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है और हमारे पास जो थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन एंजाइम जो हमारे पास रिक्वायर्ड होती है फाइब्रिनोजन की कन्वर्जन करने के लिए फाइब्रिन के अंदर, उस स्टेप को हमारे पास इनहिबिट करती है और उसके अलावा हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको भी इनहिबिट करती है, राइट। तो ये जो हेपारिन होती है ये हमारे पास रैपिडली एक्टिंग होती है। एज सुन एज हमारे पास ब्लड के अंदर हेपारिन जाती है तभी हमारे पास क्या हो जाता है, जो कोआगुलेशन का प्रोसेस है वो हमारे पास इनहिबिट हो जाता है। तो जो हेपारिन की वजह से ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक्सेसिव, अगर हमारे पास हेपारिन जो है उसकी ओवरडोज हो जाए और हमारे पास उस टाइम पे कोई इंजरी हो जाए तो हमारे पास एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है और जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। हेंस हमारे पास एक हेपारिन एंटागोनिस्ट अवेलेबल है। हेपारिन एंटागोनिस्ट होता है हमारे पास प्रोटामीन सल्फेट। प्रोटामीन सल्फेट को यूज करते हैं एज अ हेपारिन एंटागोनिस्ट। बेसिकली ये क्या करता है, हमारे पास 1 मिलीग्राम ऑफ जो प्रोटामीन सल्फेट है वो 100 यूनिट्स ऑफ हेपारिन को न्यूट्रलाइज कर सकता है और इसी वजह से हमारे पास जो मैक्सिमम डोज हम प्रोटामीन सल्फेट की दे सकते हैं वो 50 मिलीग्राम्स है और हमेशा जनरली स्लोली हमारे पास इंजेक्शन दिए जाते हैं प्रोटामीन सल्फेट के इन दोज पेशेंट्स जिनके अंदर ब्लीडिंग हो रही है ड्यू टू ओवरडोज ऑफ हेपारिन। और हमारे पास जो ये प्रोटामीन सल्फेट है, प्रोटामीन सल्फेट का अगर रैपिड इंजेक्शन दिया जाए तो हमारे पास ब्रैडीकार्डिया, हाइपोटेंशन जैसे साइड इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी जब हम हेपारिन की बात कर रहे थे तो हेपारिन के अंदर हमारे पास उसकी डोजेस के बारे में डिस्कशन रह रही थी। तो हमारे पास जो हेपारिन है इसकी जो हमारे पास इसका जो नॉर्मल डोसेज है दैट इज 5000 to 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स हमारे पास इसके दिए जाते हैं एवरी 4 to 6 आवर्स, क्योंकि इसका एक्शन तो रैपिड है लेकिन स्लोली एक्टिव होती है। हमारे पास इनिशियली एक्ट करेगी, हमारे कोआगुलेशन को इनहिबिट कर देगी, लेकिन बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा, वापस से कोआगुलेशन स्टार्ट हो जाती है। विदिन 4 to 6 आवर्स हमारे पास ये ड्रग जो है लास्ट करती है। और उसके अलावा हमारे पास अब जो हेपारिन है, हेपारिन यूज कहाँ पे की जा रही थी, हेपारिन हमारे पास जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, हमने भी थ्रोम्बोसिस डिस्कस किया था। थ्रोम्बोसिस क्या था, इन द केस हमारे पास जो थ्रोम्बोसिस जो कंडीशन आती है उसके अंदर क्या था कि जब किसी इंजरी के बिना या फिर किसी कट के बिना हमारे पास क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाए वेन्स के अंदर, उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। और उसके अलावा हमारे पास जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, थ्रोम्बोसिस जब हमारे पास लंग्स के अंदर हो जाता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो उसके केस में भी हमारे पास हेपारिन यूज किया जाता है। उसके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर भी हेपारिन यूज किया जाता है। अब हेपारिन के हमारे पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। सब्स्टिट्यूट्स कौन कौन से हमारे पास, जैसे कि सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड्स है। जैसे हेपारिन हमने पढ़ा कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, तो सिमिलरली हमारे पास सिंथेटिकली हमने हेपारिन के सब्स्टिट्यूट्स जो हैं वो बना लिए। तो हेपारिन के सब्स्टिट्यूट्स के अंदर हमारे पास हेरोडिन आता है। हेरोडिन जो है वो हमारे पास लीच से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये डायरेक्टली थ्रोम्बिन पे एक्ट करता है। और हमारे पास हेरोडिन जो है वो बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक से हमने हेरोडिन की सिंथेसिस भी कर लिया है। हेरोडिन जो होता है हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग होता है और हम आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू इसको दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास बिविलरुडिन है। बिविलरुडिन जो है वो हमारे पास हेरोडिन का ही एनालॉग है लेकिन सेफर ड्रग है। उसके अलावा हमारे पास डिनापेरॉइड है। डिनापेरॉइड जो है वो हमारे पास हेपारिन का सब्स्टिट्यूट है, वो भी थ्रोम्बिन के ऊपर एक्ट करता है और हमारे पास अपना एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट शो करता है। सो अब ये तो था हेपारिन जो अभी हमने डिस्कस करा, ये था हमारे पास कि पेरेंट्रल वर्जन में जब हम हेपारिन को यूज करते हैं तो उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। अब
नेक्स्ट आता है हमारे पास इन विवो के केस में ओरल एंटीकोआगुलेंट्स। अब ओरल एंटीकोआगुलेंट्स के अंदर हमारे पास हमने जब क्लासिफिकेशन डिस्कस करी थी तो क्या था कि ओरल एंटीकोआगुलेंट्स या तो हमारे पास कोमरीन डेरिवेटिव्स होते हैं या फिर हमारे पास इंडेन डायोन डेरिवेटिव्स होते हैं, और हमारे पास जो इनका एक्शन है वो सिमिलर होता है हेपारिन के, लेकिन हमारे पास जो डिफरेंस है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डिफरेंस होता है। कोमरीन और इंडेन डायोन का जो इफेक्ट है वो हमारे पास सिमिलर है, लेकिन इनके अंदर फर्क क्या होता है हमारे पास कि इनका जो इफेक्ट है वो क्वांटिटेटिव कि कितना हमारे पास एक्सटेंट तक इनका एक्शन आता है वो डिफरेंट होता है। अब मेन एडवांटेज हमारे पास हेपारिन के ऊपर जो ओरल एंटीकोआगुलेंट्स उनका क्या है कि ओरल एंटीकोआगुलेंट्स को हम ओरली दे सकते हैं, और उसके और डिसएडवांटेज क्या है कि हमारे पास जो इसका एक्शन है ओरल एंटीकोआगुलेंट्स हमारे पास है जो कोमरीन डेरिवेटिव्स और इंडेन डायोन डेरिवेटिव्स है, इनका हमारे पास जो एक्शन है वो हमारे पास थोड़ा सा डिले होके आता है, इट टेक्स सम टाइम फॉर शोइंग द एक्शन। तो इसलिए हमारे पास क्या किया जाता है, जनरली हेपारिन की पहले इनिशियल डोज दी जाती है और उसके बाद हेपारिन डिसकंटिन्यू करी जाती है जब हमारे पास एंटीकोआगुलेंट का इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ओरल एंटीकोआगुलेंट्स का क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब ओरल एंटीकोआगुलेंट सिर्फ हम इन विवो के हमारे पास यूज कर सकते हैं, इन विवो यानी कि इनसाइड द बॉडी यूज कर सकते हैं। अब बेसिक हमारे पास जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ओरल एंटीकोआगुलेंट्स का वो क्या है कि ओरल एंटीकोआगुलेंट हमारे पास जो विटामिन के होता है, विटामिन के की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। विटामिन के की सिंथेसिस को कैसे इनहिबिट करते हैं, अब विटामिन के का हमने क्या पढ़ा था रोल कि हमारे पास जो ये कोआगुलेशन के फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर 2 होता है, फैक्टर 9 होता है, फैक्टर 11 होता है, तो ये जितने और फैक्टर 10 होता है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनकी जो मैच्योरेशन होती है उसके लिए हमारे पास विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है, और इनकी जो फैक्टर्स जितने भी कोआगुलेशन फैक्टर्स हैं उनके प्रॉपर सिंथेसिस के लिए हमारे पास विटामिन के की जो रिक्वायरमेंट है वो रहती है। तो विटामिन के हमारे पास रोल प्ले करता है इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस क्लोटिंग फैक्टर्स। तो अब हमारे पास ये जो हमारी ओरल एंटीकोआगुलेंट्स है ये क्या करते हैं, विटामिन के का एक्शन जो है उसको इनहिबिट करते हैं। अब विटामिन के का एक्शन कैसे इनहिबिट करते हैं, हमारी बॉडी में विटामिन के जो होता है ये हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाता है विटामिन के इपॉक्साइड के अंदर। तो विटामिन के से विटामिन के इपॉक्साइड बन जाती है, और जब हमारे पास विटामिन के इपॉक्साइड बन जाती है तो उसको वापस रिड्यूस करवाना पड़ता है हमारे पास विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज से, जिससे हमारे पास विटामिन के की सिंथेसिस हो जाती है वापस। तो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के जो है इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू विटामिन के इपॉक्सी, क्या हो जाता है हमारे पास विटामिन के जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो जाती है, विटामिन के इपॉक्साइड। विटामिन के इपॉक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है और फिर हमारे पास क्या हो जाता है, विटामिन के इपॉक्साइड, विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से, विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से हमारे पास वापस विटामिन के अंदर विटामिन के जो हमारे पास एक्टिवेटेड फॉर्म है वो आ जाता है। अब हमारे पास जो हमारी ये ओरल एंटीकोआगुलेंट्स है ये क्या करते हैं, जो विटामिन के को हमारे पास जितने भी हमारे जो हमारे ओरल एंटीकोआगुलेंट्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है केमिकल स्ट्रक्चर दैट इज सिमिलर टू विटामिन के का केमिकल स्ट्रक्चर, और हमारे पास ये रिजेंबल करते हैं विटामिन के इपॉक्साइड को। तो हमारे पास जो विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम है वो हमारे पास विटामिन के इपॉक्साइड के साथ बाइंड करने की जगह पे क्या हो जाता है, हमारी जो ओरल एंटीकोआगुलेंट्स हैं उनके साथ बाइंड कर जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास विटामिन के की सिंथेसिस नहीं होती, और विटामिन के जो है वो अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर रहता है जो कि हमारे पास इनएक्टिव होता है। हमारे पास विटामिन के जो है वो अपनी इनएक्टिव स्टेट के अंदर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से हमारे पास विटामिन के का एक्शन इनहिबिट हो जाता है, और विटामिन के जब हमारे पास इनहिबिट हो जाएगा तो हमारे पास क्या होता है,
और जब हमारे पास विटामिन के की जब हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स की जनरेशन नहीं होती तब हमारे पास जो कोआगुलेशन का प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाता है। अब लेकिन हमारे पास जो ये एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट है इसको शो करने के लिए ऑरल एंटीकोआगुलेंट्स को 2 to 4 डेज लगते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसकी जो हमारे पास कंसंट्रेशन है उसको वापस डिक्रीज करने के लिए हमारे पास हमारी बॉडी 1 to 3 डेज देती है। इसी वजह से इनिशियली हमारे पास हेपारिन की हमारे पास एज अ डोज हमारे पास हेपारिन से ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है और अल्टीमेटली हमारे पास क्या किया जाता है, ओरल कोएगुलेंट हेपारिन डिसकंटिन्यू किया जाता है और ओरल एंटीकोएगुलेंट्स का एक्शन जो है उसको प्रीलिमिनरी माना जाता है। तो अब हमारे पास एडीएमई क्या रहता है, जो हमारे ओरल एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं उनका ओरल एंटीकोएगुलेंट्स जो होते हैं, अब हमारे पास मेजर जो डिफरेंस है वो फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंट, हमने पहले ही बोला था कि क्वांटिटेटिव जो इफेक्ट है वो डिफरेंट रहता है कॉमरिन्स का और इंटेंडाइन्स का। कॉमरिन्स जो है ये हमारे पास गट से इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाते हैं, प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और हमारे पास मिल्क के अंदर सिक्रीट होते हैं और उसके अलावा हमारे पास मेटाबोलाइज हो जाते हैं लिवर के अंदर। अब क्या क्या प्रेपरेशंस और डोजेस आती है हमारे पास इन द केस ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट। सबसे पहले हमारे पास वारफेरिन सोडियम आता है। अब वारफेरिन सोडियम के केस में हमारे पास वारफेरिन सोडियम जो है ये मोस्ट पॉपुलर हमारे पास एंटीकोएगुलेंट है। अब इसके अंदर हमारे पास ये हमारा ड्रग ऑफ चॉइस, अगर किसी को हमने ओरल एंटीकोएगुलेंट्स देने हैं तो हम वारफेरिन सोडियम देते हैं। अब ये जो ड्रग है ये हमारे पास रैपिडली और कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन वारफेरिन जो है वो 99% ड्रग हमारे पास प्लाज्मा बाउंड होती है और इसलिए हमारे पास इसका जो एक्शन है वो तब ये जो वारफेरिन है ये हमारे पास बहुत सारी ड्रग्स जो है उसको डिस्प्लेस कर देती है और जिसकी वजह से हमारे पास वारफेरिन जो है बहुत सारी ड्रग्स के साथ हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है और हमारे पास ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस आती हैं वारफेरिन के साथ, क्योंकि इसकी जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करने की एबिलिटी है वो इन कंपैरिजन टू अदर ड्रग्स बहुत ज़्यादा होती है। और वारफेरिन हमारे पास लिवर के अंदर मेटाबोलाइज हो जाती है और यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाती है। अब जो हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वारफेरिन का दैट इज 4 to 7 डेज। इनिशियली हमारे पास वारफेरिन की लोडिंग डोज दी जाती है 30 मिलीग्राम की और आफ्टर दैट हमारे पास जब हमारे पास एक्शन आना स्टार्ट हो जाता है एंटीकोएगुलेंट तब हमारे पास 2.5 to 10 मिलीग्राम की डोज दी जाती है। अब उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो ड्रग आती है दैट इज डाइकोमरॉल। अब डाइकोमरॉल जो है ये हमारे पास स्लोली एब्जॉर्ब होती है लेकिन कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है। इसका भी हमारे पास 4 to 7 डेज के अंदर इफेक्ट आता है। लोडिंग डोज जो है वो 200 मिलीग्राम यूज होती है 2 डेज के लिए और मेंटेनेंस डोज जो है वो 50 to 100 मिलीग्राम होती है। अब उसके अलावा हमारे पास एसिनोकोमरॉल यूज की जाती है। एसिनोकोमरॉल जो है इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 2 to 3 डेज रहता है और लोडिंग डोज जो है इसकी 10 to 20 मिलीग्राम रहती है और मेंटेनेंस हमारे पास 2 to 10 मिलीग्राम तक रहती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडेन डायोन डेरिवेटिव्स। अब इंडेन डायोन डेरिवेटिव्स के अंदर हमारे पास जो मेन ड्रग है दैट इज फेनिडायोन। अब फेनिडायोन जो होता है इट एक्ट्स लाइक कॉमरिन बट ये टॉक्सिक हमारे पास इन कंपैरिजन टू जो कॉमरिन डेरिवेटिव्स है इंडेन डायोन डेरिवेटिव्स जो है ये हमारे पास टॉक्सिक होते हैं और हमारे पास साइड इफेक्ट्स शो करते हैं, जैसे कि हमारे पास एपिक्टाक्सिस कॉज करते हैं। एपिक्टाक्सिस क्या होता है, हमारे पास जो नोज ब्लीड हो जाती है हमारे पास नसीर जिसको बोलते हैं। तो अब ओरल एंटीकोएगुलेंट्स है हमारे पास ये क्या कर देंगे, हमारे पास ब्लीडिंग कॉज करवा देंगे, तो इसकी वजह से हमारे पास एपिक्टाक्सिस हो सकता है। और उसके अलावा हमारे पास हेमाटूरिया कॉज कर सकता है, इंटरनल हमारे पास जीआईटी में ब्लीडिंग कर सकता है। अब हमारे पास जो ये ओरल एंटीकोएगुलेंट्स है ये यूज कहाँ पे किए जाते हैं। अब वन ऑफ द थिंग जो हमारे पास ध्यान में रखनी है कि जो ये ओरल एंटीकोएगुलेंट्स है ये हमारे पास जो प्री एग्जिस्टिंग क्लॉट्स हैं उसको डिसॉल्व नहीं करते, लेकिन जो हमारे पास न्यूअर क्लॉट्स हैं उनकी फॉर्मेशन को हमारे पास स्टॉप करते हैं। तो हमारे पास इनको जब हम यूज करते हैं ओरल एंटीकोएगुलेंट्स को तो हम पहले हेपारिन देते हैं। उसके अलावा हमारे पास फाइब्रिनोलिटिक एजेंट्स होते हैं
वो देते हैं, जो कि प्री एग्जिस्टिंग क्लॉट्स को हमारे पास फिनिश करते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये जो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स है ये हमारे पास फर्दर क्लॉट की जो जनरेशन है उसको स्टॉप करते हैं। तो हमारे पास डीप वेन थ्रोम्बोसिस की ट्रीटमेंट के लिए, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की ट्रीटमेंट के लिए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की ट्रीटमेंट के लिए, और उसके अलावा जो हमारे पास रूमेटिक हार्ट डिसीज होता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस होते हैं, हमारे पास वैस्कुलर सर्जरीज होती है, इन सब के केस में हमारे पास ओरल एंटीकोएगुलेंट्स यूज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कोएगुलेंट्स। अब कोएगुलेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? कोएगुलेंट्स आर द एजेंट्स व्हिच हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो अगर ड्यू टू सम रीजन कुछ पेशेंट्स के अंदर हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होता है, तो उन पेशेंट्स के अंदर हम कोएगुलेंट्स देते हैं। तो कोएगुलेंट्स के अंदर हमारे पास क्या किया जाता है? रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज की जाती है। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो रिप्लेस किए जाते हैं। अब हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स का जो मेजर और सबसे गुड सोर्स है दैट इज फ्रेश ब्लड, यानी कि जिस पेशेंट के अंदर हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है उस पेशेंट के अंदर क्या किया जाए, हमारे पास किसी और पेशेंट से ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया जाए, और हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूज होने के बाद फ्रेशर ब्लड जब जाएगा उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे। और ये जो हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हम जब हम फ्रेश ब्लड देते हैं तो इसके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये हमारे पास इमीडिएटली वर्क करते हैं, और इसके अंदर हमारे पास फाइब्रिनोजेंस, प्लाज्मा, ब्लड और होल ब्लड जो है वो दिया जाता है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास विटामिन के यूज किया जाता है। अब विटामिन के हमारे पास क्या करता है? विटामिन के बारे में हमने अभी डिस्कस करा था कि विटामिन के हमारे पास हेल्प करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक्टिवेशन के लिए। तो हमारे पास विटामिन के यूज किया जाता है एज अ कोएगुलेंट। अब विटामिन के जो है हमारे पास 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, K1, K2 और K3। K1 जो है ये हमारे पास फाइटोनाडायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। K2 जो है ये मीनाक्विनोन्स होता है। K3 जो है ये मीनाडायोन होता है। अब K3 या मीनाडायोन हमारे पास मेजर ड्रग जो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस यूज की जाती है एज अ कोएगुलेंट वो आती है। इट इज अ सिंथेटिक ड्रग, लैब में हमने सिंथेसाइज करा है विटामिन के, और इसके अंदर हमारे पास वाटर सॉल्युबल डेरिवेटिव होता है। और विटामिन के जो है हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है, और हमारे पास विटामिन 2 और जो हमारे पास फैक्टर्स हैं 2, 8, 7, 9, 10 और 11, इनकी जो हमारे पास सिंथेसिस होती है इनके अंदर हमारे पास यूज किया जाता है विटामिन के। और विटामिन के जो है ये हमारे पास जनरली यूज करते हैं प्रोफाइलैक्टिकली। अगर किसी पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो हमारे पास, या फिर डेफिशिएंसी हो क्लॉटिंग फैक्टर्स की, तब हमारे पास विटामिन के दिया जाता है। और उसके अलावा हमारे पास मिसलेनियस एजेंट्स के अंदर एड्रीनोक्रोम मोनोसेमीकार्बाजोन एक ड्रग आती है। ये क्या करती है? जो कैपिलरी की फ्रेजिलिटी होती है उसको रिड्यूस कर देती है, और जो ऊजिंग होती है उसको हमारे पास कंट्रोल करती है। जब किसी बहुत छोटी सी चोट लगती है तो हमारे पास ऊज करता है ब्लड, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम एड्रीनोक्रोम मोनोसेमीकार्बाजोन देते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एजेंट्स हीमोस्टैटिक्स। अब हमने हीमोस्टैसिस के बारे में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। हीमोस्टैसिस क्या था? हीमोस्टैसिस is the process which helps in the arresting of bleeding, right? तो ब्लीडिंग को अरेस्ट करने के लिए जो प्रोसेस हमारी बॉडी में वर्क करता है वो होता है हीमोस्टैसिस। और हीमोस्टैसिस के लिए हमारे पास जो एजेंट्स हैं, जो एजेंट हमारे पास ब्लीडिंग को लोकल और अप्रोचेबल एरियाज से हमारे पास डिक्रीज करवाते हैं, उन एरियाज को हम बोलते हैं लोकल हीमोस्टैटिक्स। अब लोकल हीमोस्टैटिक्स के अंदर हमारे पास कौन सी ड्रग्स यूज की जा सकती हैं? थ्रोम्बिन यूज किया जा सकता है, उसके अलावा एस्ट्रिंजेंट्स यूज किए जा सकते हैं जैसे कि टैनिक एसिड यूज किया जा सकता है, उसके अलावा वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर जैसे हमारे पास एड्रेनालिन हो गया वो यूज किया जा सकता है, जेल फॉर्म यूज किया जा सकता है। अब लोकल हीमोस्टैटिक्स का क्या मतलब कि जो हमारे पास लोकल एरियाज में कोई हमारे पास जब छोटी सी चोट लगती है उसके केस में, या फिर जैसे कभी एपिटैक्सिस हो गया जो नोज ब्लीड है, या फिर हमारे पास टूथ सॉकेट से हमारे पास ब्लड हमारे पास ब्लीडिंग हो रही है, उसके अलावा हमारे पास जो छोटे ओपन वुंड्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट के अंदर हम हीमोस्टैटिक्स यूज करते हैं। अब हीमोस्टैटिक्स के अलावा हमारे पास एक
ड्रग्स आती हैं इसी चैप्टर के अंदर, विच आर फाइब्रिनोलाइटिक्स। अब फाइब्रिनोलाइटिक्स क्या होते हैं हमारे पास? ऐसे एजेंट्स जो प्री एग्जिस्टिंग क्लॉट्स को हमारे पास फिनिश करने में या डिग्रेड करने में हेल्प करें, उन एजेंट्स को हम बोलते हैं फाइब्रिनोलाइटिक्स या थ्रोम्बोलिटिक्स। अब ये जो ड्रग्स होती हैं, इनका जो मेजर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है? ये ड्रग्स हमारे पास जो फाइब्रिन जो हमारे पास क्लॉट्स बनाते हैं, उसको हमारे पास जो फाइब्रिन जो हमारे पास क्लॉट्स बनाते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं नेचर में, तभी वो हमारे पास क्लॉट बना पा रहे हैं। तो उस फाइब्रिन को हमारे पास प्लाज्मिन की हेल्प से ये क्या करते हैं, फाइब्रिन सॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास जो क्लॉट है वो डिसॉल्व हो जाता है। अब इसके अंदर हमारे पास जनरली जो हमारे पास फाइब्रिनोलाइटिक्स है या फिर थ्रोम्बोलिटिक्स है, इसके अंदर हमारे पास जनरली एंजाइम्स यूज होती हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है, यूरोकाइनेज एंजाइम है और अल्टीप्लेस एंजाइम है। ये सारी एंजाइम्स यूज होती हैं एज फाइब्रिनोलिटिक्स। अब उसके अलावा हमारे पास एंटी थ्रोम्बिन ड्रग्स, थ्रोम्बोटिक ड्रग्स भी आते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स भी बोलते हैं। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के अंदर हमारे पास द ड्रग्स विच हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। जो ड्रग्स हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स या फिर एंटी थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स। और लास्ट सेक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि प्लेटलेट एग्रीगेशन जो है वो एडीपी और थ्रोम्बोक्सेन के प्रेजेंस में होती है। तो जो ये एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होती हैं या फिर एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स होती हैं, ये हमारे पास क्या करती है, एडीपी और थ्रोम्बोक्सेन को जो हमारे पास रिलीज होता है उसको इनहिबिट करवाती है। इसके अंदर हमारे पास जो ड्रग्स यूज होती हैं वो हमारे पास 5 टाइप्स की ड्रग्स यूज होती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास ऐसी ड्रग्स जो कि थ्रोम्बोक्सेन की फॉर्मेशन को इनहिबिट करे। उसके अंदर हमारे पास एस्पिरिन और सल्फेनपायराजोल ड्रग आती है। अब उसके अलावा हमारे पास एडीपी रिसेप्टर एंटागनिस्ट ड्रग्स आती हैं, जो कि हमारे पास क्लोपिडोग्रेल है और टिक्लोपिडीन है। उसके अलावा हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन्स यूज होते हैं, PGI2। उसके अलावा फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स यूज होते हैं, डाइपिरिडामोल। लास्ट में हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन एंटागनिस्ट यूज होते हैं टू इनहिबिट द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। तो इसी के साथ आपका जो ड्रग्स अफेक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स